कैसे हो जी? गुड आफ्टरनून जी। कैसे हो? सब ठीक चल रहा है जिंदगी में? हम्म। सुनाई दिखाई दे रहा हूँ। बोलो जी। गुड आफ्टरनून जी। नमस्कार नमस्कार। आप प्रैक्टिस करो कोमल मिश्रा जी, प्रॉब्लम आ रही है तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से आएगा कोमल जी, प्रैक्टिस करने से आएगा, प्रैक्टिस करो बार बार। चलिए आइए शुरू करते हैं गाइस। सो आज की इस क्लास में, जो कि अपना लास्ट क्लास होने वाला है गैसियस स्टेट का, तो आज की इस क्लास में जैसे अपने लास्ट क्लास में वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ा था, आज की इस क्लास में एक तो अपन वीरियल इक्वेशन पढ़ेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में जानेंगे, कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो जो वैन डर वाल कांस्टेंट अपन ने पढ़े थे, सॉरी, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, वो क्या होती है सर? बहुत सिंपल सी बात है, दैट इज p प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। सो दैट इज वॉट योर इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब इसमें गाइस डीपीपी में डाउट होता है तो आप डाउट सेक्शन में रेज कर दिया करो। ठीक है, अगर डीपीपी में डाउट होता है तो आप डाउट सेक्शन में रेज कर दिया करो। आओ, p प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपका एक वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, दैट इज नोन एज वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसमें ए और बी क्या है? वैन डर वाल कांस्टेंट है। ए क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बी क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड। ठीक है, अगेन इसी को बोला जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, और बोला जाता है को वॉल्यूम। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ए जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो जितना ज़्यादा ए का वैल्यू उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज़्यादा ही लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी है। ये ध्यान रखना, राइट? ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसका भी यूनिट पढ़ चुके हैं। इसका यूनिट कैसे याद रखना है सर? इसका यूनिट याद रखना है पी करेक्शन वाली टर्म से, दैट इज ए एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहानी है, ये सारी कहानियां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस, राइट बच्चों? चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब अपन पढ़ते हैं वीरियल इक्वेशन। पहली बात तो वीरियल इक्वेशन क्यों आई गई? ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो ये इक्वेशन है, ये रियल गैस के लिए होते हैं, बट सिर्फ यही इक्वेशन नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, जैसे ब्रेथलॉट इक्वेशन हो गया। ठीक है, ऐसी एक आदि इक्वेशन और है, वीरियल इक्वेशन हो गया, बहुत सारी इक्वेशंस है, बट उसमें से जो ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है वो वैन डर वाल ही है। मेरी बात समझ आई?
उनकी इक्वेशंस भी आपको याद रखनी है। कई बार आ भी सकता है कि ठीक है इनमें से बताओ कौन सी रियल गैस की इक्वेशन है। फॉर सेफर साइड अपन उसको लिख के चलेंगे, बट आपके सिलेबस में और जो ज्यादातर सवाल है ऑलमोस्ट ज्यादातर हर जगह यही यूज होंगे, बट उसकी एक जो इक्वेशन है वो आपको याद रखनी है। मेरी बात समझ आई? ठीक है, वो अभी मैं दिखाऊंगा इक्वेशन। फिलहाल के लिए मैंने ये इक्वेशन आपको पढ़ाई है, इसमें जो जो चीजें लिखी हैं वो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहीं से मैं अगला टॉपिक शुरू करता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं ए जो कि फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, अगेन वी, बी जो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि लेट सपोज मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, तो क्या ए और बी सेम रहेंगे कि चेंज होंगे? जल्दी बताओ, क्या ए और बी सेम रहेंगे कि चेंज होंगे? शाबाश बताइए। ए और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्सेस और वॉल्यूम। तो अगर मैं टेम्परेचर बदल दूं तो क्या फोर्सेस और वॉल्यूम बदलेंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अरे बिल्कुल ना भाई, क्योंकि ए फोर्सेस, अबे ऑब्वियसली ना, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उनके बीच का इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। दैट मींस इंटरेक्शन चेंज होगा तो ए भी चेंज होगा। अगेन बी क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड। अगर मैं कह रहा हूं पास पास से अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो उसके वॉल्यूम ऑक्युपाई, यूं कह ले जो वॉल्यूम वो ऑक्युपाई कर रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा। तो सर यस, फ्रॉम दिस थिंग जो अपने पास थोड़ा सा बेस बना भी हुआ है दिमाग में, जो अपन अभी तक पढ़ के आए हैं, उसके आधार पे अपन बिल्कुल ये आंसर कर सकते हैं कि ए एंड बी आर changes with change in temperature means A and B are temperature dependent. yes बच्चों, बिल्कुल सर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये बात तो हम जानते हैं, बट ये बात वेंडरवॉल ने नहीं बोली। उसने कहा कि सर अकॉर्डिंग टू वेंडरवॉल ए एंड बी आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बट ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी है। ये इसकी लिमिटेशन थी इक्वेशन की, ठीक है, कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर वो एक स्पेसिफिक रेंज रखता है ना, मान ले उसने रखा कि 20 से 30 डिग्री तक, तो उसने कहा इस रेंज में ना इसके कांस्टेंट सेम रहते हैं। पर ऐसा थोड़ी है यार, क्योंकि सब कुछ चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज के साथ सब कुछ चेंज होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू वेंडरवॉल था, एंड दैट इज व्हाट इट्स लिमिटेशन। ठीक है, तो इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए अपन अब नई इक्वेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, और वो नई इक्वेशंस क्या है? ऐसे लिख ले, बट इन एक्चुअल, अबे क्या हो जाता है इसे यार, बट इन एक्चुअल ये टेम्परेचर डिपेंडेंट करते हैं। अब इसी बात को प्रूव करने के लिए हम बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ते हैं, जिसमें से पहली इक्वेशन है वीरियल इक्वेशन। तो आप हेडिंग डालेंगे, ज्यादा दिल पे नहीं लेनी है, सिंपल सी इक्वेशन है वीरियल इक्वेशन। वीरियल इक्वेशन ये लिखी कैसे जाती है इक्वेशन? तो आप लिख लो Z इज वॉट, पीवीएम अपॉन में, वीएम का मतलब मोलर वॉल्यूम, अपॉन में RT, दैट शुड बी 1 प्लस V अपॉन VM प्लस C अपॉन VM स्क्वायर प्लस D अपॉन VM क्यूब प्लस so on so on. So that is what simply we called it as वीरियल इक्वेशन। अब ये तो होता है वीरियल इक्वेशन, बट सवाल ये उठता है कि सर ये वीरियल इक्वेशन तो है, बट ये इक्वेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ना जो वेंडरवॉल ने नहीं समझाया वो ये इक्वेशन समझा पाए। क्या कि सर इसमें जो मैं वीरियल इक्वेशन पढ़ रहा हूं, इसमें लास्ट में क्या होने वाला है? लास्ट में जैसे वेंडरवॉल, देख वेंडरवॉल कहता है ए और बी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, बट ऐसा थोड़ी है भाई, डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो इसी को प्रूव करने के लिए मैंने वीरियल इक्वेशन लिख दी। अब इस वीरियल इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा, लास्ट में आऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि सर ए और बी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। अबे यही दिखना चाहिए ना भाई, ए और बी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये दिखना चाहिए, इस इक्वेशन से दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझा दूं आपको। ये इक्वेशन में जो बी है, सी है, डी है, एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड वीरियल, या यूं कह ले वीरियल कॉफिशिएंट्स कहते हैं इसको, वीरियल कॉफिशिएंट्स। ठीक है, अगेन ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? तो बी सी डी ए रिप्रेजेंट क्या करते हैं? इंटरेक्शंस।
ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन ये भी इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन इंटरेक्शन किसके बीच में? तो जो बी है ये इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगेन सी 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड डी 4 मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ वीरियल कोफिशिएंट। कहने का मतलब ये है कि सर लेट सपोज अगर मैं ये वीरियल इक्वेशन लिख रहा हूं फॉर रियल गैसेस, तो रियल गैसेस में फोर्सेस होती हैं, तो वेंडरवॉल इक्वेशन में ए वाला टर्म तो फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो सर ये इक्वेशन अगर रियल के लिए लिखी जाए तो इस इक्वेशन में भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो फोर्सेस को बयां करें। तो मैंने कहा कि यार बी सी डी है, ये फोर्सेस वाली ही चीज है। कैसे? क्योंकि सर बी सी डी इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरेक्शन होंगे तो फोर्सेस तो होंगे ही। अरे मेरी बात तो समझ रहे हो ना भाई? तो ए बी सी या सॉरी बी सी डी क्या है अपने पास? इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट सिंपली मींस कि ये फोर्सेस को बयां करते हैं। लेट सपोज मैं अगर आपसे कह दूं इफ नो इंटरेक्शन, इस इक्वेशन पे मत जाना अभी सिंपली आप इसका आंसर करना। अगर मैं कह दूं नो इंटरेक्शन तो मुझे बताओ जरा, नो इंटरेक्शन का मतलब सर नो फोर्सेस। नो फोर्सेस का मतलब z का वैल्यू बताओ कितना है? अबे नो फोर्सेस का मतलब रियल ही आइडियल है। अबे ओ भाई ओ रियल ही आइडियल है, यस और नो? रियल ही आइडियल है तो मुझे बताओ z का वैल्यू कितना हुआ? शाबाश, z का वैल्यू बता दो मुझे फटाफट से z का वैल्यू बता दो। z का वैल्यू कितना होगा? 1। तो कायदे से सर जब आप कहोगे नो इंटरेक्शन, जब आप नो इंटरेक्शन कहोगे तो अगर नो इंटरेक्शन है, नो फोर्सेस है, Z1 आना चाहिए। अब यही बात आप यहां भी अप्लाई करके देख लो। लेट सपोज मैंने कहा नो इंटरेक्शन, तो यार बी सी डी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरेक्शन। अगर मैं नो इंटरेक्शन कह रहा हूं तो बी सी डी 0 हो जाएगा। इफ नो इंटरेक्शन है दैट मींस कि सर बी सी डी ये 0 हो जाएगा। तो देखिए ये भी 0, ये भी 0, 0, ये क्या बचा? 1। तो Z1 आ रहा है, दैट मींस आइडियल है और आइडियल ही होना चाहिए। बोलो जी, बात तो समझ आई होगी। दैट मींस ये इक्वेशन कहीं ना कहीं इस बात को बयां करता है। अगर ऐसा है तो Z कितना आ जाएगा जी? राइट बच्चों? सो ये एक वीरियल इक्वेशन है। इस वीरियल इक्वेशन में आपको बस यही याद रखना है कि बीसीडी एक इंटरेक्शन कांस्टेंट्स होते हैं। इसमें भी अगर नो इंटरेक्शन कह दूं तो ये बीसीडी क्या हो जाएंगे जी? 0 हो जाए। ठीक है, ओके। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगली बात पे। अब आपको ना जब इसको अगर आप वीरियल इक्वेशन को मॉडिफाई करना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अपन इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी प्रूफ करेंगे, तो उसको मैं डिराइव नहीं करवाने वाला, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखता हूं। आपको एक्सप्रेशन ही ध्यान रखना है। मैंने अभी इसका मतलब सिखा दिया वीरियल इक्वेशन क्यों वैलिड है। क्योंकि सर यहां पे ना जितनी भी चीजें हैं उसको अगर मैं यूज करूंगा तो वो कहीं ना कहीं आइडियलिटी और रियलिटी को बता पा रही हैं। जैसे इंटरेक्शन 0 कर रहा हूं तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, z का वैल्यू 1 आ रहा है, दैट मींस आइडियलिटी होनी चाहिए और है भी। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्रूफ करूं तो ऑन डेरिवेशन, आप ऐसे लिख लो ऑन डेरिवेशन, डेरिवेशन अपने काम की है नहीं, ऑन डेरिवेशन। यहां से जब मैं इसको डिराइव करता हूं तो जो मेरा b का वैल्यू आता है, b क्या है यहां? b क्या है सर? b है आपका सेकेंड वीरियल कॉफिशिएंट। देखो इसको बोला जाता है सेकेंड वीरियल कॉफिशिएंट, ऐसा लिख भी लो आप यहां भी, सेकेंड वीरियल कॉफिशिएंट, थर्ड वीरियल कॉफिशिएंट एंड फोर्थ वीरियल कॉफिशिएंट। ठीक है,
तो इसका मतलब कि सर अगर मैं कहता हूं बी क्या है आपका सेकेंड वेरियल कॉफिशिएंट, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो वैल्यू आएगा बी माइनस ए अपॉन में आर टी। ये आपका वैल्यू आता है, ये आपको याद रखना है गाइस। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरियल कॉफिशिएंट। कई बार सवाल में वो इसको भी पूछ सकता है, कई बार वो सवाल में इसको भी पूछ सकता है, द वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरियल कॉफिशिएंट। ओके चलिए आइए, इसमें ए और बी क्या है सर? ये दोनों ही पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये आता कहां से है, ये एक्सप्रेशन आता कहां से है? तो इसको आप देख सकते हो, आप कोई सी भी किताब देख लेना, उसमें सब में डिराइव कर रखा होगा। आप के.एल. कपूर देख लेना या पूरी शर्मा पठानिया देख लेना, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है ये, दैट इज बी इज इक्वल्स टू स्मॉल बी क्या है, दैट इज वही वेंटरवल कांस्टेंट वाला, और ए वाला ये भी वेंटरवल कांस्टेंट है। तो ये किसके बराबर आता है? बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन आर टी। तुम कहोगे सर ये यहां से यहां कहां से आ गया? अबे हमें तो इसको मॉडिफाई करना था ना, तो इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसकी चीजें तो रहेंगी ना उसमें। और अल्टीमेटली हमने मॉडिफाई क्यों करना था? क्योंकि सर हमें ना पूरी कहानी में हमें जो समझ आ रहा है, ये वंडरवॉल कह रहा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ए और बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बट हम कह रहे हैं ये डिपेंडेंट है। तो हम ना इसको डिपेंडेंट प्रूफ करेंगे, और इसको डिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए हमने ये पूरी चीज बना ली। किसको डिपेंडेंट प्रूफ करना है? ए और बी को। ठीक है, आइए मैं प्रूफ कर दूं। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो आप यहां से देख भी पा रहे हैं सर, अगर मैं बी का वैल्यू या यूं कह ले टेम्परेचर बदल दूं, लेट सपोज मैंने यहां से बी का वैल्यू निकाला, इसको इधर लाऊंगा, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहां से ए का वैल्यू निकाला, तो आ जाएगा बी माइनस बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो बी आर टी माइनस का बी आर टी। तो कहने का मतलब ये है कि सर यहां बी का जो वैल्यू है, अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब बी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सेम अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ए भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी में एक और छोटी सी बात, अगर मैं आपसे कह दूं इफ नो इंटरेक्शन, तो आपको पता है सर नो इंटरेक्शन का मतलब कि सर वीरियल कॉफिशिएंट्स जीरो हो जाएंगे। अबे इंटरेक्शंस मतलब कि सर अगर ए बी सी, यहां पे जो मैं लिख रहा हूं बी सी डी, ये सारे के सारे इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे आपने यहां पे लिखा नो इंटरेक्शन, तो मुझे पता है सर लेट सपोज वीरियल कॉफिशिएंट बी है, ये जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो रख, तो बी माइनस ए अपॉन आर टी ये हो जाएगा जीरो। ऐसा ही होगा। अगेन नो इंटरेक्शन जब भी मैं बोलता हूं, इससे आप क्या समझते हैं सर? नो इंटरेक्शन मतलब नो फोर्सेस, नो फोर्सेस मतलब आइडियल। दैट मीन्स कि सर जब भी मैं किसी भी रियल गैस में, अबे रियल गैस में इंटरेक्शन होगा, अगर मैं किसी भी रियल गैस में जिसमें इंटरेक्शन है, अगर मैं उस इंटरेक्शन को जीरो कर दूं, अरे सुनना, अगर इंटरेक्शन को जीरो कर दूं तो वो गैस कैसी बिहेव करेगी? आइडियल। सिमिलरली यही बात मैं यहां भी यूज कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे इंटरेक्शन को जीरो कर दूं तो यहां पे जो गैस बनेगी वो कैसी होगी जी? आइडियल। दैट इज ए अपॉन आर टी, और यहां से जब मैं टेम्परेचर निकालता हूं तो ये अपॉन आर बी कहलाता है। अब ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर निकला कैसे? ये टेम्परेचर का वैल्यू निकला कैसे? हमने क्या बोला सर? अपने पास एक वीरियल कॉफिशिएंट का एक्सप्रेशन था, इसमें बी क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरेक्शन। और अगर किसी में इंटरेक्शन होता है तो वो रियल ही होती है, क्योंकि इंटरेक्शन मतलब फोर्सेस। तो लेट सपोज सर अगर मेरे पास कोई रियल गैस था जिसमें इंटरेक्शन था, अगर मैं इंटरेक्शन को जीरो कर दूं, दैट मींस मैं रियल को आइडियल बना रहा हूं। तो इंटरेक्शन जीरो करने का मतलब इस पूरी वैल्यू को जीरो किया, जैसे जीरो किया यहां से मैंने एक टेम्परेचर निकाला। तो ये कौन सा टेम्परेचर है सर? ये वो टेम्परेचर है जो मैंने कैसे निकाला? आइडियल बना के। रियल को जीरो करने का मतलब, इंटरेक्शन को जीरो करने का मतलब आइडियल बना के। तो ये वो टेम्परेचर है जो मैंने आइडियल बना के निकाला है। तो दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच, ये वो वैल्यू है एट विच रियल गैस बिहेव आइडियली इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। ये ध्यान रखना। इसी को कहा जाता है बॉयल्स टेम्परेचर, दैट इज टीबी।
ठीक है, ये ध्यान रखना। राइट, तो अब आपको सवाल कैसे आएगा? ऑब्वियसली मेरी बात अगर ध्यान से सुनना, मैं इसका थोड़ा सा और सिग्निफिकेंस बताता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक गैस है ए जिसका फोर्सेस का वैल्यू है 5.2। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। एक गैस कोई बी है जिसका ए रिप्रेजेंट करता है फोर्सेस, इसका कितना 3.2। अगर मैं दोनों को, ये ऑब्वियसली फोर्सेस है, दोनों में फोर्सेस है, इसमें भी फोर्सेस है, इसमें भी फोर्सेस है, तो दोनों ही रियल हुई, ये दोनों ही रियल है। अगर मैं इनको आइडियल बनाना चाहता हूं, हेलो, अगर मैं इसको आइडियल बनाना चाहता हूं, तो जरा मुझे बताना, अगर मैं इसको आइडियल बनाना चाहूं तो मैं आइडियल किस कंडीशन पे बनाता हूं? तो आपको पता है सर, आइडियल बनाने के लिए फोर्सेस हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, दैट इज हाई तापमान लो प्रेशर। बहुत बढ़िया, हाई तापमान लो प्रेशर। मेरा तेरे से सवाल यह है कि क्या दोनों में ही सेम टेम्परेचर लगेगा आइडियल बनाने के लिए? क्या दोनों में ही सेम टेम्परेचर लगेगा? अगर मैं और ढंग से बोलूं तो लेट सपोज इसको मैं T1 कहता हूं, इसको T2 कहता हूं। ऑप्शन बताना, क्या T1 ही T2 होगा या T1 ग्रेटर होगा, सॉरी T2 ग्रेटर होगा या T1 ग्रेटर होगा? जल्दी बताना, इनमें से कौन सी बात आपको सही लग रही है? बहुत सिंपल सी बात बोली मैंने कि सर अगर दो गैस है, दोनों में फोर्सेस तो हैं और दोनों को मुझे अलग करना है, आइडियल बनाना है, तो दोनों को हाई तापमान लो प्रेशर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा फोर्स उसमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा दूर करने के लिए। तो बता मुझे किसका टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा ऑप्शन तुझे सही लग रहा है? नहीं अदिति पंचाल, नहीं होगा ये। सी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। अबे बराबर कैसे हो जाएगा गधो, बराबर कैसे हो जाएगा? अबे जिसमें ज्यादा फोर्स है इंटरेक्शन, अबे दूर करने के लिए ज्यादा तापमान देना पड़ेगा ना मेरे भाई, राइट ना? अब यही बात मैं इससे भी बता सकता हूं। देख, बॉयल्स टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे आइडियल बन रही है। बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे आइडियल बन रही है। इसका मतलब सर ये है, अगर मैं ऑब्वियसली दो गैसेस कह रहा हूं, दोनों गैस अलग है तो उसमें फोर्सेस भी अलग होगा। तो अगर मैं ए बढ़ा दूं तो सर टीबी भी बढ़ेगा। मतलब जिसमें फोर्स ज्यादा उसमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिसपे वो आइडियल बनेगी। अबे टीबी ज्यादा का मतलब बॉयल्स टेम्परेचर, और ये वो टेम्परेचर है जिसपे रियल आइडियल बने। तो सर अगर किसी में फोर्सेस ज्यादा है तो जो बॉयल्स टेम्परेचर है जिसपे कोई भी गैस आइडियली बिहेव करती है वो टेम्परेचर ज्यादा होगा। सॉर्टेड है। ओके अदिति, राइट, सबको क्लियर है ये बात? अब सवाल कैसे आएगा? अगर मैं कोई भी गैस दे दूं ए, उसका ए और बी वैल्यू दे दूं, आर तुझे पता है, तो क्या टेम्परेचर निकल जाएगा? बॉयल्स टेम्परेचर बिल्कुल निकल जाएगा। यस और नो? बस यही बात ध्यान रखनी है। और साथ में अपन ने यहीं से ये भी प्रूफ कर दिया कि सर ए और बी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अबे जब उसने बोला था ए और बी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, किसने? वेंडरवॉल ने। कह रहा इंडिपेंडेंट है, बट अपन ने कहा डिपेंडेंट है, तो अपन ने यहां प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इसी में अगली बात। राइट बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो अपन ने वीरियल इक्वेशन पढ़ ली। मैं एक दो इक्वेशन और दिखा देता हूं आपको, जैसे मैंने अभी बोला था ना कि इसके अलावा और एक दो इक्वेशंस होती हैं। देखो ये सारी चीजें यहां पे लिख रखी हैं, ये सारी चीजें यहां पे लिख रखी हैं। अगर आपको चाहिए होगा मैं इसको ऊपर ले चलता हूं। ये देखो, आप इसको पढ़ भी लेना, ठीक है? ये वीरियल इक्वेशन की कहानी लिखी हुई है, ठीक है? और इसके अलावा जो इक्वेशंस है, वेंटरवॉल इक्वेशंस होती है जो अपन पढ़ चुके हैं। एक होती है ब्रेथलॉट इक्वेशन, एक होता है डाइट्रिक इक्वेशन, ठीक है? एक डाइट्रिक इक्वेशन होता है, एक ब्रेथलॉट इक्वेशन होता है, एक वेंटरवॉल इक्वेशन होता है, ठीक है? इनकी इक्वेशंस आपको याद कर लेनी है बस, क्योंकि यार कहीं से भी सवाल पूछ लेता है ना वो, तो मैं बिल्कुल सेफर साइड तुम्हें लेके चल रहा हूं। मैं सिंपल इसका एक एक एक्सप्रेशन आपको दिखाता हूं। ये वेरियल इक्वेशन मैंने अभी दिखाई, दैट इज व्हाट वेरियल इक्वेशन, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इसमें बी सी क्या है? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स है, जिसको अपन कहते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेरियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है? देख सारी बातें लिखी हुई हैं। अगेन बॉयल्स टेम्परेचर क्या? इट इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस एग्जिबिट ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर
अगर मैं एक कंसीडरिंग रेंज करता हूं प्रेशर का, डिफरेंट गैसेस हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ टीबी, क्यों बताना जरा? डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ टीबी, क्यों? ऐसा क्यों? हर एक गैस का बॉयज टेम्परेचर डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि सर इज रिलेटेड टू वेंडरवॉल कांस्टेंट्स, क्योंकि हर एक गैस का ए फोर्सेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई अलग अलग होगा, दैट्स वाई उसका बॉयल्स टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। तो जो भी बात मैंने बोली है वो सारी बात यहां चिपका रखी है। अरे क्लियर है ना मेरे भाई? बोलो यार, ये बोर्ड रुक जाता है। ठीक है, ओके, यस। चलो आओ, अब मैं ये जो बची हुई दो इक्वेशन है, वेंडरवॉल तो आप जानते हो, वीरियल भी जान चुके हो, ये ब्रेथलॉट और डाइट्रिक इक्वेशन क्या है? आइए मैं आपको दिखा दूं। कुछ नहीं है, बस आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, बस दैट्स इट। कहीं कॉपी में लिख लेना बस। ये रही जी ब्रेथलॉट इक्वेशन, ठीक है, और ये भी रियल गैस को रिप्रेजेंट करती है। ए और बी इसके भी कांस्टेंट है, बाकी सबको आप जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक ये डाइट्रिक इक्वेशन है, बस इन दोनों को लिख लो। ये इसको कैसे लिखना है देखो, इसको लिखना कैसे है? पी ई टू दी पावर में है ये Na अपॉन वी आर टी, V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। सवाल कैसे आ सकता है इस पे? कुछ नहीं कहेगा, कहेगा बताओ अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इनमें से कौन से ऐसी इक्वेशन है जो रियल गैस को रिप्रेजेंट कर सकती है। सवाल में ही मैं ये इक्वेशन दे दूंगा, ब्रेथलॉट इक्वेशन दे दूंगा, वेंडरवॉल इक्वेशन दे दूंगा, और एक कोई दूसरी इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी दे दूंगा। तो आपको पता है सर, ब्रेथलॉट हो, डाइट्रिक हो, या फिर मेरे पास वेंडरवॉल इक्वेशन हो, वो सारी की सारी रियल गैस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस सवाल ऐसे आ सकता है। और ठीक है ना यार, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो वीरियल इक्वेशन हो गया, उसमें ये ब्रेथलॉट इक्वेशन हो गया, ये हो गया तुम्हारा डाइट्रिक इक्वेशन। डन बच्चों? लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, अगर उतारना चाहते हो तो आप उतार लो, मैं रुक सकता हूं। यस, नोट कर रहे हो या कर लिया है या बाद में करोगे, जो भी है मुझे बता दो। जो भी है मुझे बता दो, जो भी है मुझे बता दो। नहीं, इक्वेशन ही आएगी, इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ सीधा इक्वेशन ही आ सकती है। एक बार भी नहीं आई हुई वैसे तो, ना ही आपके सिलेबस में है, सीधा इक्वेशन ही आ सकती है, और तो कुछ नहीं आएगा। ये रही जी लास्ट स्लाइड। कोई नहीं, मैं 1-2 मिनट रुक जाता हूं, ठीक है। सर ये कहां से आया? इंपॉर्टेंट नहीं है यार, देख, एक बात समझने की है। मान ले, मान ले सवाल में ये आ गया तेरे पेपर में, तो तू क्या कहेगा? क्या कहेगा? यार ये कहां से आया है? मैंने इसीलिए बताया आपको, मैंने ये लिखवा दिया, अब मत लिखो। अगर मैं ये नहीं दिखाता तो तुम्हें नहीं पता लगता, तुम्हें पता ही नहीं लगता, तुम्हें पता ही नहीं लगता कि सर ऐसी कोई क्वेश्चन होती भी है कि नहीं। सबने पहली बार जिंदगी में इसका नाम सुना है? सबने पहली बार जिंदगी में इसका नाम सुना है? यस और नो? तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे आपने कभी नाम नहीं सुना है, वैसे कई बच्चों ने, किसी बच्चों ने नहीं नाम सुना होगा, बट अगर सवाल आया तो सवाल कैसे आएगा कि बताओ क्या ये कौन सी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, ऐसे सवाल आ जाएगा। और कुछ नहीं याद करना, ठीक है।
तो वीरियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्या सर जी? वीरियल इक्वेशन से सवाल कैसे आएगा? तो वो या तो सेकंड वीरियल कोफिशिएंट पूछ सकता है, ठीक है, वीरियल इक्वेशन याद रखनी है बस, राइट। अरे भाई गैसियस से 2 सवाल आते हैं, 2 सवाल, उसके पास बहुत कुछ है पूछने के लिए, मेरी बात समझ रहे हो ना। बट अगर तुम्हारी किस्मत खराब रही तो ये भी आ सकता है कि बताओ ये कौन सी इक्वेशन है। अब समझ आया सबको? ठीक है, आइए, इसलिए मैंने लिखवा दिया। आइए अगेन एक सवाल अपन कर रहे हैं, इसको कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। इसका आंसर कर दो एक बार। ये जैम 2016 का सवाल है, बहुत ध्यान से आंसर करना। ए और बी के वैल्यू पे आधारित है। कह रहा था रिलेशनशिप बिटवीन वैन डेर वाल्स कांस्टेंट बी। बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी क्या रिप्रेजेंट करता है सर? वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, वॉल्यूम मतलब बी का फॉर्मूला लिख, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन आर, रेडियस। और तुझे पता है अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करता हूं तो अलोंग पीरियड साइज घटता है, तो जो N2 का साइज है वो बड़ा होगा O2 से, मतलब B of N2 इज ग्रेटर देन B of O2। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ये ध्यान रखना जरूर से। हाँ, अब आपको यही थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट ये ध्यान रखना आपको आर के बेसिस पे आंसर करना है। आर के बेसिस पे, आर के बेसिस पे। अबे बी किस पे डिपेंड करता है? आर पे। बी किस पे डिपेंड करता है? आर पे। एक अगर मैं मान ले 2 एटम कह रहा हूं, 2 एटम कह रहा हूं, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है, तो इसका रेडियस कितना है? आर। इसका रेडियस कितना आ रहा है? ये पूरा वॉल्यूम क्या होता था? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो आर के बेसिस पे आंसर करना, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आओ आगे चलता हूं। थोड़ा सा अपन स्पीड अप करते हैं, फिर लास्ट में मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, इसी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब अपन एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं एक बार कहीं पे, ये भी कई बार आ जाती है सवालों में, ध्यान रखना इसका भी। क्या? दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ वैन डेर वाल्स इक्वेशन। सर इसका मतलब क्या है? ये जो आप लिख रहे हो एप्लीकेबिलिटी ऑफ वैन डेर वाल्स इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? तो आइए मैं बता दूं आपको। एप्लीकेबिलिटी ऑफ वैन डेर वाल्स इक्वेशन, इसका मतलब कुछ नहीं है, आप सारी बातें जानते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं कहता हूं z बराबर 1, इसका मतलब बता क्या है सर? आइडियल। अब इसका मतलब क्या है सर? आइडियल है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, रियल ही आइडियल है, मतलब कोई भी डेविएशन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? और ऐसा आता कब है सर? वेरी लो प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर पे। यस और नो? यस और नो? अगेन अगर मैं कह दूं z लेस देन 1 है तो सर ये भी अपन को आइडिया है। z ग्रेटर देन 1 है सर, इसका भी आइडिया है अपन को। अब ये तीनों चीज वैन डेर वाल्स इक्वेशन कैसे बताती है वही अपन को जानना है। कहने का मतलब z इक्वल टू 1 है, z लेस देन 1 है, z ग्रेटर देन 1 है, बट ये तीनों चीज वैन डेर वाल्स इक्वेशन से कैसे पता चलेगी? मतलब आइए मैं करके दिखाता हूं। लेट सपोज मैंने कहा वैन डेर वाल्स इक्वेशन v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। लेट सपोज और सिंपल करने के लिए मैंने कहा फॉर n इक्वल टू 1, 1 मोल के लिए लिखता हूं, तो बस जहां जहां n है वहां 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू आर टी। सिंपल है। अब इस केस में सबसे पहली कंडीशन, केस नंबर 1, एट वेरी लो प्रेशर। बस समझने की बात है, हमको एक चीज फॉर श्योर पता है, जब भी मैं आपसे कहूं वेरी लो प्रेशर, इसका मतलब वेरी लो प्रेशर का मतलब सर इसमें आप अगर जेड का वैल्यू होता क्या है? जेड का वैल्यू होता क्या है सर? जेड का वैल्यू होता है पीवीएम अपॉन आरटी। यस और नो? यस और नो? और जैसे आपने लिखा वेरी लो प्रेशर, मेरे दिमाग में घंटी बज चुकी है जी, जेड 1 के बराबर ही आना चाहिए। यस और नो? यस और नो? अब ये इक्वेशन जेड बराबर 1 कैसे लाएगा, आइए मैं देखता हूं। तो क्योंकि मैंने बोला प्रेशर बहुत कम, मतलब हद कम है, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। यस और नो? तो वॉल्यूम जो है ना, वी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि ये जो स्मॉल बी है, ये जो बी वाला है, एज वॉल्यूम इज वेरी हाई,
देयरफॉर बी इज नेग्लेक्टिंग विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा तो बी को नेग्लेक्ट कर दूंगा इसके रिस्पेक्ट में। सिमिलरली क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो वी स्क्वायर और ज्यादा होगा। इसका मतलब अब ऑब्वियसली वॉल्यूम ज्यादा तो वी स्क्वायर और ज्यादा होगा। ए अपॉन वी स्क्वायर बहुत कम होगा क्योंकि ये डिवाइड में है। डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होती है ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी होती है, तो ये और कम हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नेग्लेक्टिंग। अब सर जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा यहां से, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया, इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया, तो बचेगा क्या? P प्लस 0 V माइनस 0 इज इक्वल्स टू NRT, और इसी को दुलार से बुलाता हूं PV इज इक्वल्स टू NRT, सॉरी N तो 1 ही है, RT आएगा, PV इज इक्वल्स टू RT। इसको नीचे ला, PV अपॉन RT कितना आएगा? 1, और PV अपॉन RT क्या होता है? Z। तो ये आना ही चाहिए, ये आना ही चाहिए, और ये आएगा ही, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मास्टर तूने वेरी लो प्रेशर लिखा मुझे पता लग गया Z बराबर 1 आना ही आना है। बोलो जी। ठीक है, केस 2 ये आ गया जी आपका केस 2। इसमें लिखा हुआ है ना, तो लिखने में अपना समय नष्ट नहीं होगा। दैट इज व्हाट केस 2 कह रहा है। एट मॉडरेट प्रेशर मतलब ये कि सर पहले आपने वेरी लो प्रेशर बोला, पहले आपने वेरी लो प्रेशर बोला, अब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिया, मॉडरेट कर दिया, तो सर वॉल्यूम थोड़ा सा घटेगा तो पक्का, पर घटेगा, हेंस इट्स वी स्क्वायर इंक्रीजेस एंड इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। इसका मतलब मैं ये समझा देता हूं, ये लिखा हुआ ऊपर है बट मैं नीचे समझा देता हूं। तो अपने पास है ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, पहली बात, जैसे ही इसने बोल दिया मॉडरेट प्रेशर, मेरे दिमाग में फिर से घंटी बज चुकी है कि सर Z लेस देन 1 आएगा ही आएगा। कैसे कि सर पहले दूर थे, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एक दूसरे को खींचेंगे, दैट मींस अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन का मतलब Z लेस देन 1। अरे बोलना यार, तो इसका मतलब सर Z लेस देन 1 है, ये तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है। अब ये कैसे आएगा जरा देखते हैं। मॉडरेट प्रेशर का मतलब प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा किया मैंने तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, बट इतना कम नहीं होगा कि मैं बी को ना नेग्लेक्ट करूं। वी इज स्टिल लार्ज, इतना कम नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही होगा इन कंपैरिजन टू बी। तो सर इसी के अकॉर्डिंग सो बी नेग्लेक्ट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वी। अगेन क्योंकि वॉल्यूम कम है तो वी स्क्वायर इसका इतना सफिशिएंटली हो जाएगा ज्यादा। अबे अगर वॉल्यूम थोड़ा सा कम है तो इसका वी स्क्वायर इतना सफिशिएंट तो हो जाएगा कि ये ए अपॉन वी स्क्वायर का वैल्यू कुछ ना कुछ तो हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे पिछले में क्या बोला मैंने, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया मतलब कि ये पूरी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। यहां पे वॉल्यूम घट रहा है, तो इसका वी स्क्वायर भी उतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा कम ही होगा, तो ये वैल्यू विल बी कंसीडर्ड। अब ये आपको ऑटोमेटिकली अभी थोड़ी देर में और ज्यादा बेहतर समझ आने लग जाएगा, मैं आपको बताऊंगा जब। तो बी को नेग्लेक्ट कर देख, तो बचेगा क्या? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है जी, V इज इक्वल्स टू RT, मल्टीप्लाई कर PV, V को मल्टीप्लाई किया, यहां भी AV अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT, काटा पीटी करेगा, क्या बचेगा? PV प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल्स टू RT को नीचे लाओ तो बचेगा क्या? PV अपॉन RT प्लस ए अपॉन वी RT इज इक्वल्स टू 1। अब इसको नीचे लाए ना दोनों में, अगेन PV अपॉन RT क्या है? Z, इसको उधर ले जाओ, 1 माइनस ए अपॉन वी RT। तो इसका मतलब ये कि सर Z में से कुछ ना कुछ, अगर मैं Z का वैल्यू देखूं तो Z का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये हमेशा 1 से कम ही देगा वैल्यू, और 1 से कम ही आना चाहिए था। देख ले, कर ले तसल्ली, कर ले भाई, तसल्ली हो जाए तो मुझे बता जरूर देना।
हाँ जी, तसल्ली कर लो, अगर तसल्ली हो जाए तो मुझे बता जरूर देना। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए हो? कोई है? कोई तो होगा। अच्छा, उतार रहे हो क्या? ऐसे ही केस थर्ड, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है केस थर्ड। एट हाई प्रेशर। अब ये सारी बातें मैंने लिख रखी हैं ताकि आपके लिए भी समझना आसान हो जाए। एट हाई प्रेशर दैट मीन सर जेड ग्रेटर देन 1 होगा, पक्की बात है, कोई डाउट ही नहीं है सर, इसमें जेड ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा। अब ध्यान से सुनना, एट हाई प्रेशर, प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है तो तुझे पता है सर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, इनवर्सली होते हैं, तो बहुत कम होगा वॉल्यूम, इतना कम कि अब मैं इसको रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। हेलो, अब मैं इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, दैट इज बी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। अगेन क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली अगर मैं वी बहुत कम कह रहा हूं तो वी स्क्वायर भी कम ही होगा, कम ही होगा, तो ए अपॉन वी स्क्वायर वैल्यू ऑलमोस्ट कम है। बट इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं, प्रेशर बहुत ज्यादा, इसको ऐसा भी समझ सकते हो, प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है तो कोई वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उसकी रिस्पेक्ट में जो छोटी वाली वैल्यू उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो दिस वैल्यू इज नेग्लेक्टेड। ऊपर भाषा में लिख रखा है, लैंग्वेज में ऊपर लिख रखा है, तो वैल्यू कितना आएगा, v माइनस पी इज इक्वल टू आर टी, पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी को नीचे ला, पी वी अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी, दैट शुड बी 1, इसको उधर ले जा, ये बनेगा z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। इसका मतलब सर 1 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो एक से बड़ा ही होगा, और एक से बड़ा आना ही चाहिए कायदे से। बोलो जी। ऊपर सारी बातें लिखी हुई हैं, सारी बातें आप पढ़ भी सकते हैं और उसको नीचे अप्लाई भी कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बात से हो जाएगा, हाई प्रेशर का मतलब z ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 ही आना चाहिए। क्या सवाल पूछूं एक? सवाल पूछूं? सवाल कैसे आएगा, ध्यान सुनना। लेट सपोज अगर मैं कह दूं किसी का बी वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब ये पूरी वैल्यू ज्यादा होगी। अबे न्यूमरेटर में बढ़ने का मतलब ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, और पूरी वैल्यू बढ़ने का मतलब एक में से और ऐड होगा, एक में ज्यादा वैल्यू ऐड होगी, बात समझ रहे हो? तो सवाल ऐसे आएगा कि सर अगर हाई प्रेशर है और मैं किसी बी वैल्यू को बढ़ा दूं तो जेड क्या होगा, बढ़ेगा। आइए सवाल पूछता हूं, सवाल दिखाता हूं, तब आपको और आइडिया मिलेगा। ये रहा वो क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। ये राजी क्वेश्चन कह रहा था राइज इन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो बढ़ रहा है विद इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे ही इसने बोला ना इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई है और उससे जेड बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है? तो तुम्हें पता है सर हाई प्रेशर पे जेड का वैल्यू कैसे लिखा जाता है, एट हाई प्रेशर। अभी लिख के आए हो, अभी लिख के आए हो, हाई प्रेशर पे सर ग्रेटर देन 1 होता है, दैट इज 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। तो बताओ कि अगर z वो कह रहा है कि बढ़ रहा है,
तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है सर? बी वैल्यू बढ़ रहा होगा, यस और नो? तो दैट इज वैन डेर वाल्स कांस्टेंट बी इंक्रीजेस। सिंपल है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। या डायरेक्ट वो एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है, किस पर अगर हाई प्रेशर है तो जेड का एक्सप्रेशन बताओ। सिंपल है, ओके। चलो, जैसे ये सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। अब देखो, यहां पे उसने लो प्रेशर लिखा हुआ है। अब तुम कहोगे सर लो प्रेशर मतलब कितना लो? आइडियल जितना लो क्या? तो देखिए यहां पे कहीं आइडियल इक्वेशन नहीं दे रखा, तो तुझे इस लो को कैसा मानना है? मॉडरेट। दैट इज लो बोल सकता है या मॉडरेट। जब भी वो वेरी लो बोलेगा तब तुझे आइडियल वाला लेना है, ठीक है। लेट सपोज यहां पे उसने मॉडरेट प्रेशर बोला, तो इक्वेशन बता। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि सर मॉडरेट के लिए जेड क्या होता है? 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, दैट इज पी वी अपॉन आर टी। जेड लिख सकता हूं इसको, जेड को ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज वी आर टी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, दैट इज आर टी, और यहां पे आ जाएगा ए आर टी अपॉन में वी आर टी। काट दे, तो आंसर विल बी पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। राइट बच्चों? तो ऐसे सवाल पूछ सकता है वो, ध्यान रखना। इसका आंसर करो जरा। आंसर करो इसका, टाइम नहीं लगना चाहिए। कह रहा है टू इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क ए और बी है, अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर। सवाल का आंसर आ गया, खत्म। अरे ओ भाई ओ, मुश्किल है क्या ये सवाल? बताना जरा। कह रहा है टू इक्वल फ्लास्क है ए और बी कंटेनिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ मासेस H2 एंड CH4 एट 100 केल्विन। अब उसने बोल ही दिया कि इसको आइडियल मानना है, तो आइडियल के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? हे भगवान, हे भगवान। अबे ओ भाई ओ। इक्वल वॉल्यूम का मतलब कि सर इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू फ्लास्क है, ठीक है, उसका टेम्परेचर अलग अलग दे रखा है, उसका आइडियल बिहेवियर बोल रखा है, तो जेड बराबर 1 होगा। तो सर जेड ऑफ H2 जो होगा, जेड ऑफ CH4 जो होगा, 1 के बराबर ही होगा, दोनों इक्वली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। बात खत्म, राइट ना? चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक और छोटी सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, दोनों ही सबसे, अबे सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे अगर लाइटेस्ट गैस पूछूं, सबसे कम मास वाली गैस कौन सी है? सबसे कम मास वाली, सबसे कम मास वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन एंड हीलियम है, यस और नो? ध्यान से सुनना, सबसे कम मास वाली गैस कौन सी? ऑब्वियसली ना यार, सबसे कम मास होगा इसका हाइड्रोजन और हीलियम का। तो जिसका मास सबसे कम होता है, बताओ, हाइड्रोजन का मान ले केस, हाइड्रोजन ले ले, अगर एक का समझना है, तो इसका मास वेरी लेस है। तो बता, मोशन बहुत हाई होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, इंटरेक्शन बहुत कम होगा, फोर्सेस भी बहुत कम, ऑलमोस्ट जीरो होंगी, यस और नो? यस और नो? इस बात से एग्री कर रहे हो?
अगेन फोर्सेस जीरो का मतलब इसका अगर मैं बोलूं ए वैल्यू, तो ए वैल्यू, ए क्या है, वैंडरवॉल कांस्टेंट। यस, H2 इज अ रियल गैस, तो इसका ए और बी वैल्यू होगा, बट ए वैल्यू बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो। अगेन सर हाँ बिल्कुल, अब एक गैस है, रियल है, तो इसका कुछ ना कुछ तो जगह घेरेगा ना, बी का इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसी के अकॉर्डिंग इन डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं वेंडरवॉल इक्वेशन लिखूं तो मुझे पता है ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। मुझे पता है फॉर हाइड्रोजन ए क्या होता है, जीरो, बी इज नॉन जीरो, तो बी एज इट इज रहेगा, तो मैं इसको जीरो कर दूंगा, तो पी ये जीरो हो जाएगा, सिंपल पी बचेगा यहां पे, वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, मल्टीप्लाई कर, तो पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू पी बी प्लस आर टी। या तो सबको आर टी से डिवाइड कर दो, या ऐसे नहीं करना तो आर टी को नीचे ले आ, पी वी अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी, दैट शुड बी वन, इसको उधर ले जा, तो z इज वॉट, वन प्लस पी वी अपॉन आर टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सर हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन जैसी गैसेस के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बेसिकली सबसे लाइटेस्ट यही होती हैं, तो इन्हीं के लिए जेड हमेशा ग्रेटर देन वन ही होता है। दैट मीन्स यहां से देखेगा ना तो जेड का वैल्यू यही होगा। इसीलिए जब मैं इसके ग्राफ बनाता हूं कंप्रेसिबिलिटी के, तो बहुत सारी गैसेस का ग्राफ ऐसे बनता है, बट ऐसे भी ग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्यों देखने को मिलेंगे, और ये किसके लिए होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जेड बराबर वन, एक से बड़ा, लेस देन वन, तो हमेशा ये एक से बड़ा ही होता है। इसको अपन ने प्रूफ किया। अब ये सारी बातें जो मैंने यहां पे बोली हैं, ये यहां पे चिपका रखी हैं सारी बातें, देख पढ़ देता हूं, पहले एक बार पढ़ देता हूं तेरे लिए। ऊपर लिखा हुआ है एक्सेप्शनल बिहेवियर, ठीक है, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो देख कह रहा है इट मे बी सीन दैट हाइड्रोजन एंड हीलियम, फिगर कौन सी, यही वाली जो मैंने बनाई अभी, it may be seen that the compressibility factor is always greater than 1 and increases with increase in a pressure। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाता हूं ये बढ़ता ही जाएगा। This is because hydrogen and helium has very small molecule which makes the intermolecular forces of attraction almost negligible, जो बात अपन बोल चुके हैं। As A is very small, so this value is नेग्लिजिबल, तो अगर नेग्लेक्ट होगा, और बट क्योंकि एक रियल गैस है तो इसका कुछ ना कुछ बी वैल्यू होगा, तो ए तो जीरो हो जाएगा बट बी जीरो नहीं होगा, वैल्यू रख दे, सॉल्व कर, जेड ग्रेटर देन वन आएगा, वही चीज जो मैंने अभी बोली, ठीक है, ओके। चलिए, सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर है, बताएंगे यस बच्चों। अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, उसकी कहानी बता देता हूं। ओके आइए, सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे।
दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, हाँ विस्कोसिटी भी है, बट विस्कोसिटी अपन लिक्विड स्टेट के साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी लिक्विड का भी विस्कोसिटी होता है, गैसेस का भी विस्कोसिटी होता है, तो दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, वहां ज्यादा बेहतर समझ आएगा अपन को, इसीलिए। ठीक है शुभम, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी शायद आपने सुना होगा, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस भी आपने सुना होगा, तो दोनों को अपन कंपैरेटिवली लिक्विड स्टेट में ही पढ़ेंगे, राइट? ओके, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, आइए। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, प्लीज ध्यान से सुनना। जो मैं यहां बता दूंगा, जो मैं यहां इस स्लाइड में बता दूंगा, अगर आपको वो समझ आएगा तो आधा घंटा मैं क्या बोलने वाला हूं वो चीज आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? गाइस, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो एक तरीके की कोलिजन नंबर ही होती है, बट उसको पर यूनिट टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट्स इट। समझ आया? तो आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कोलिजन नंबर मान के ही चलना है। अगेन, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहला सवाल कि सर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस होती कब है? तो सर अगर मान लो मेरे पास कोई गैस है, ऑब्वियसली रियल गैस ही होनी चाहिए। अबे गैसेस में फोर्सेस होनी चाहिए, तभी तो मैं उसको बढ़ा के आइडियल में कन्वर्ट करूंगा। तो लेट सपोज मेरे पास एक रियल गैस है, और अगर मुझे इसको लिक्विफाई करना है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड बनाना है इसका, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। सिंपल मैं एक चीज जानता हूं कि सर अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने का तरीका एक ही है, दैट इज लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि सर इसमें मुझे यहां से यहां जाने पे इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेक्शन कैसे बढ़ाऊंगा? बस यही सवाल है। अगर आपको यह समझ आ रहा है तो सारी कहानी सॉर्टेड है। देख, इंटरेक्शन कैसे बढ़ाऊंगा? सर क्लोजनेस बढ़ा के। क्लोजनेस कैसे बढ़ाऊंगा? तो सर क्लोजनेस दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो लेट सपोज अगर मैं क्लोजनेस बढ़ाना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी कम कर दूंगा, लो काइनेटिक एनर्जी कर दूंगा, और हाई या यूं कह ले उसका डिस्टेंस भी कम कर दूंगा। कहने का मतलब अगर मान ले कोई मॉलिक्यूल है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, तो वो दूर दूर ही रहेंगे, तो उनकी एनर्जी कम कर दे, तभी वो पास आएंगे तो इंटरेक्शन होगा तो फोर्सेस बढ़ के लिक्विड बन जाएगा। कहानी क्लियर है? तो मैंने कहा लो काइनेटिक एनर्जी कर दो तब भी पास आ जाएंगे, या फिर जो अगर दूर दूर है उसका डिस्टेंस कम कर दो, प्रेशर लगा दो तो उसका डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। यस और नो? तो ये दोनों फैक्टर हैं। अब ये दोनों फैक्टर हम अचीव कैसे करेंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी को कैसे कम करें? तो सर इसके लिए आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को घटा दो। दैट मींस लो टेम्परेचर, बात ऊपर लिख चुका हूं, आप ऊपर समझ चुके हैं। लो टेम्परेचर और डिस्टेंस को कैसे कम करना है? प्रेशर को बढ़ा के, दैट इज हाई प्रेशर। सॉर्टेड है? अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है भाई, अंडरस्टूड है। विच मीन्स अब यहां से मैं जो बोलने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है कि सर जब जब आप कहोगे लो टेम्परेचर है, जब जब कहोगे आप हाई प्रेशर है, इसको दूसरे सेंस में, सिर्फ टेम्परेचर के सेंस में बोलता हूं। अगर मैं कहूं लो टेम्परेचर है, तो सर लो टेम्परेचर का मतलब लो काइनेटिक एनर्जी मतलब पास है मतलब कि जितने पास उतना इंटरेक्शन, और जितना इंटरेक्शन उतना रियल गैस का टेंडेंसी टू लिक्विफाई। यस और नो? यस और नो? दैट मींस जितना लो टेम्परेचर होगा उतना ही लो काइनेटिक एनर्जी होगा, उतना ही क्लोजनेस ज्यादा होगा, उतना ही इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और उतना ही टेंडेंसी ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा। विच मींस कि लो टेम्परेचर फेवर लिक्विफिकेशन। बोल गुड्डू। इसी का उल्टा, लेट सपोज अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो क्लोजनेस घट जाएगा, तो इंटरेक्शन घट जाएगा, तो लिक्विड में जाने की टेंडेंसी घट जाएगी। सॉर्टेड है? सिंपल है ना भाई? इसका मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर will disfavor liquefaction। राइट बच्चों?
बात ये क्लियर है आपको? ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है? ओ भाई सही है। बोलो बोलो, शाबाश। चलो आओ, अब हम इसी को पढ़ेंगे क्या कि सर ठीक है, आपकी बात हमें समझ आ गई कि भैया रियल गैस है, उसको लिक्विड बनाना है, लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है। तो सवाल ये उठता है मेरे मन में कि मास्टर जी लो टेम्परेचर तो करना है, कितना लो करें? अबे कितना लो करें, मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूं कि सर लो टेम्परेचर तो लिक्विफिकेशन हो जाएगा, देख ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि सर आप जब भी कह रहे हो लो टेम्परेचर है तो इट फेवर लिक्विफिकेशन। तो लेट सपोज मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो सर टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरेक्शन घटेगा, लिक्विफिकेशन घटने लग जाएगा। सवाल उठता है कि सर लेट सपोज मैं टेम्परेचर बढ़ाते ही जा रहा हूं, क्या बोला मैंने? सर टेम्परेचर पहले मैंने T1 रखा, T2 रखा, T3 रखा, T4, T5, T6, मैं टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहा हूं। तो सर अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो लिक्विफिकेशन घटता जाएगा। तो लेट सपोज मैं टेम्परेचर को रुक ही नहीं रहा, मैं बढ़ाते ही जा रहा हूं, तो यार अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते ही जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे लिक्विफिकेशन होगा ही नहीं। अबे इंटरेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, यस और नो? अरे बोलना भाई, क्या बोला मैंने? लो टेम्परेचर पे तो लिक्विफिकेशन हो जाएगा, बट लेट सपोज मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूं, तो सर टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा तो लिक्विफिकेशन घटता जाएगा। तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे लिक्विफिकेशन होना ही पॉसिबल नहीं है। अब वो पॉइंट कौन सा है? यस बिल्कुल, दैट मीन्स जहां पे लिक्विफिकेशन होगा ही नहीं, गैस आइडियल हो जाएगी। तो अपन को वही पॉइंट ढूंढना है, और वो पॉइंट ढूंढने में मुझे मदद कौन करेगा? तो अगला हेडिंग, दैट इज व्हाट, एंड्रयू आइसोथर्म। ठीक है, आजा। ले गुड्डू, एंड्रू आइसोथर्म। अब ये क्या चीज है, आई। तो यहां पे बेसिकली एंड्रयू एक साइंटिस्ट था जिसने पी एंड वी का प्लॉट बनाया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसने प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन स्टडी किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट मीन्स इसने हर बार प्रेशर और वॉल्यूम का प्लॉट बनाया, जो भी इसको डाटा मिले उसने इसको प्लॉट में बनाया, पर हर बार प्रेशर वॉल्यूम को बनाते समय इसने टेम्परेचर को फिक्स रखा। लेट सपोज पहले इसने प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ बनाया एट कांस्टेंट T1। इसने चेक क्या करना है? इसने चेक करना है कि कितने लास्ट टेम्परेचर, कौन सा ऐसा लास्ट टेम्परेचर होगा जहां पे लिक्विफिकेशन होना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को टेम्परेचर बढ़ा के देखना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाऊं टेम्परेचर बढ़ाऊं टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे लिक्विफिकेशन होना ही बंद हो जाएगा। वही बात ये प्रूव करता है, कैसे? इसने पी और वी का प्लॉट बनाया एट कांस्टेंट T1, फिर अगेन इसने फिर से प्रेशर एंड वॉल्यूम का ही ग्राफ देखा, बट इस बार इसने कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को तो कांस्टेंट ही रखा बट हाई वैल्यू पे, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा के कांस्टेंट किया। फिर से इसने प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ देखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भी कांस्टेंट रखा बट अलग वैल्यू पे बढ़ा के कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, T3 पे। ऐसे ही सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। दैट मीन्स यहां पे अगर मैं लिखूं तो T1 पहले कम था, फिर बढ़ाया T2, फिर बढ़ाया T3, फिर ऐसे ही T4, ऐसे ही T5 एंड सो ऑन सो ऑन। तो उसने बढ़ा के कांस्टेंट किया। ठीक है, क्लास रुक गई क्या भाई? रुक गया हूं क्या मैं? हैं?
ठीक है ठीक है ठीक है। तो दैट इज व्हाट एंड्रयू आइसोथर्म, जो क्या कह रहा है, पीवी का प्लॉट बना रहा हूं और हर बार टेम्परेचर कांस्टेंट तो रख रहा हूं बट बढ़ा के कांस्टेंट। तो जब उसने ग्राफ बनाया इसका, तो उसको ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिख रहा था जो मैं यहां पे बनाने वाला हूं। ठीक है, लो जी, उसको ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिल रहा था। ठीक है, और हर बार इसने टेम्परेचर पहले कुछ T1 टेम्परेचर रखा, फिर T2 रखा, फिर T3 रखा, T4, T5। ठीक है, इसने यहां पे रखा प्रेशर, यहां पे रखा जी वॉल्यूम, और इसका इसने ग्राफ बनाया। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या, यहां पे आपको पता है सर T1 हर बार बढ़ा के कांस्टेंट किया, पहले T1 था, फिर T2 था, फिर T3 था, फिर T4 था, फिर T5 था, है ना। हर बार इसने टेम्परेचर को बढ़ा के कांस्टेंट किया। तो अब मैं इस पूरे ग्राफ को जो आया है, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करता हूं, आप भी जरा ध्यान से सुनना। मैं इसको पहले तो नेमिंग कर दूं A B C D। ठीक है, पहले मैं ABCD कर्व समझा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब क्योंकि मैं यहां पे लिक्विफिकेशन पढ़ रहा हूं किसका, गैस का, तो इनिशियली तो मेरे पास गैस होगी ना भाई। क्या बोला मैंने, मुझे गैस जो है उसको लिक्विड में बदलना है, तो इनिशियली तो मेरे पास गैस है। तो लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 1 मोल गैस है और 1 मोल लिक्विड है। ठीक है, मुझे बताओ कौन सा ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा। अगर मैं 1 मोल गैस लेता हूं, 1 मोल ही लिक्विड लेता हूं, ज्यादा जगह कौन घेरेगा, जल्दी बताओ। मतलब वॉल्यूम ज्यादा किसका होगा। यस, आंसर करो जी। लिक्विड का, यस और नो। यस, लिक्विड का होगा, हैं। अबे ओ भाइयों, लिक्विड का कैसे हो जाएगा, हे भगवान। अबे लिक्विड में तो फोर्सेस ज्यादा है ना भाई, वो पास पास नहीं रहेंगे, वो चिपके चिपके नहीं रहेंगे, तो उनका वॉल्यूम कम होगा। हे भगवान, कठिन है रे बाबा। अरे मेरी बात तो समझ आई ना भाई, वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है। अबे गैसेस का वॉल्यूम ज्यादा होता है लिक्विड से एंड देन सॉलिड से। क्यों, क्योंकि सर इसमें फोर्सेस का डिफरेंस होता है। तो ये इसलिए बोला मैंने क्योंकि सर हाई वॉल्यूम वाला जो भी होगा वो गैस होगा। तो लेट सपोज वॉल्यूम इस तरह बढ़ रहा है, इसका मतलब इनिशियली अगर मैं कहूं तो ये ABCD कर्व में ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम है। देखना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यही है। दैट मींस ये वो पॉइंट है जहां पे ऑल, लेट सपोज अगर मैं CO2 का कहता हूं, CO2 का लिक्विफिकेशन, तो मैं कहता हूं ऑल CO2 आर इन गैसियस फॉर्म। ये सारी की सारी CO2 गैसियस फॉर्म में। यस और नो। अब तुम कहोगे सर ए पॉइंट को ही आपने क्यों बोला कि ये गैसियस फॉर्म में, इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा कि सर जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम किसका, इसी पॉइंट का है। दैट मींस इस वाले को मैं बोलूंगा गैसियस, कि यहां पे पूरा का पूरा ही वो गैसियस फॉर्म में है। अब लेट सपोज कि सर मुझे इस गैसियस फॉर्म को लिक्विड में बदलना है, तो मुझे अभी ये एक बात और याद है कि सर गैसेस को लिक्विड में बदलने के लिए इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्लोजनेस बढ़ाना पड़ेगा, और वो मैं दो तरीकों से बढ़ा सकता हूं, या तो टेम्परेचर को घटाऊंगा, या प्रेशर को बढ़ाऊंगा। तो क्योंकि अब मैंने टेम्परेचर तो फिक्स कर दिया है, अबे टेम्परेचर तो मैंने T1 फिक्स कर दिया है ना भाई, टेम्परेचर तो फिक्स कर दिया है, तो बचा क्या, प्रेशर। दूसरी चीज तो प्रेशर ही बची ना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पास लाने हैं बस। मुझे गैस को लिक्विड बदलने के लिए गैस को पास लाना है। पास लाने के लिए सर टेम्परेचर और प्रेशर दो चीजें हैं।
अब क्योंकि आपने यहां टेम्परेचर फिक्स कर दिया है तो बचा क्या, प्रेशर। और प्रेशर कैसे चेंज करता है क्लोजनेस को, तो प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर जब मैं बढ़ाऊंगा तो क्लोजनेस बढ़ती है, पास आते हैं। तो सिमिलरली यहां भी ऐसा ही हो रहा है कि सर ए पॉइंट पे सारे की सारी गैसेस फॉर्म थी, जैसे ही मैं इसको, ये देख प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, देख प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो सर एट ए पॉइंट सारा का सारा गैसेस फॉर्म में था, जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, पास लाने के लिए मैंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, तो इनमें क्लोजनेस स्टार्ट होने लग गई, क्लोजनेस स्टार्ट होने लग गई, क्लोजनेस स्टार्ट होने लग गई। तो ए से मैंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, तो ए से मैंने बढ़ाना शुरू किया, एट पॉइंट बी आते आते, वर्डिंग ध्यान से सुनना, ए पे सारी की सारी गैस थी, इस गैस को लिक्विड में बदलने के लिए इस ए से मैंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। ए से प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते जब मैं बी तक पहुंचा, तो बी तक इतना प्रेशर हो चुका था कि मॉलिक्यूल इतने पास आ चुके थे कि उनमें गुलू गुलू इंटरेक्शन शुरू हो गया था। अरे बोलना भाई, दैट मींस एट पॉइंट बी आते आते उनमें इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया है। एट पॉइंट बी इंटरेक्शन स्टार्ट, यहां पे लिख देता हूं मैं, है ना, एट पॉइंट ए, हेलो, ऑल आर इन गैसेस फॉर्म या गैसियस फॉर्म, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी प्रेशर इंक्रीजेस, एट पॉइंट बी molecules are sufficiently close such that they interact होने लग गए, that means liquefaction start। तो बी पे आते आते लिक्विफिकेशन शुरू हो जाएगा। बोलो जी। अब लेट सपोज सर बी पे आते आते लिक्विफिकेशन शुरू हो गया, तो अब मैं फिर से प्रेशर, ये थोड़ा सा ना टिल्ट सा है, ऐसा ऐसा होगा, ये ऐसा सा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बी पे आते आते लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया। इसके बाद फर्दर मैं जैसे जैसे प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूं, तो सर यहां पे मेरे पास लिक्विड बनना शुरू हो चुका है। तो अब यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम बी टू सी, यहां पे मैं लिख देता हूं, फ्रॉम बी टू सी लिक्विफिकेशन विल कंटिन्यू। वो यहां से बी से लेके स्टार्ट होगा और सी तक लिक्विफिकेशन होता रहेगा। अगेन एट पॉइंट सी, मतलब ऑब्वियसली सर बी पे स्टार्ट हुआ है तो कहीं तो रुकेगा ना भाई लिक्विफिकेशन होना, बी पे तो स्टार्ट हो गया, तो मैंने कहा बी से सी तक तो चला। अब सी पे आते आते मैं ये बात लिख रहा हूं, एट पॉइंट सी लिक्विफिकेशन स्टॉप्स। क्यों और कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि सी पे आते आते लिक्विफिकेशन स्टॉप होगा? तो इसका कारण ये है, तो जरा ध्यान से देखना। मैंने सिंपली बोला ए पे सारी की सारी गैस है, यहां पे मैं कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहा हूं, तो अब मुझे इस गैस को लिक्विड बदलने के लिए यहां पे मुझे क्लोजनेस बढ़ाना पड़ेगा। क्लोजनेस बढ़ाने का तरीका एक ही है कि सर प्रेशर को बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दिया। बी पे आते आते मॉलिक्यूल में इतना प्रेशर हो जाएगा कि वो इतने पास हो जाएंगे कि उसमें इतना इंटरेक्शन होने लग जाएगा कि उसमें इतनी फोर्सेस आने लग जाएंगी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। बहुत बढ़िया सर, वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गया। बी से सी तक जाते जाते लिक्विफिकेशन होता रहेगा, सी के बाद लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब ये बात पता कैसे चलेगी? तो देख, सी के बाद, क्योंकि आप जानते हैं सर लिक्विड में मैं जितना मर्जी प्रेशर लगा लूं ये इनकंप्रेसिबल होते हैं, मतलब पानी को दबा सकते हो क्या तुम? नहीं। तो ऐसी वाटर, सॉरी, लिक्विड एंड सॉलिड आर इनकंप्रेसिबल, विच मींस कि सर एट पॉइंट सी मैं देख कितना प्रेशर लगा रहा हूं, तो कितना प्रेशर लगा दिया मैंने, इतना प्रेशर लगा दिया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख, पहले वॉल्यूम इतना था, इतना प्रेशर लगाने के बाद भी वॉल्यूम बहुत इत्तू सा चेंज हुआ, इत्तू सा चेंज हुआ है। दैट मींस कि सर सी के बाद आप इतना मर्जी प्रेशर लगा लो, वॉल्यूम में बहुत कम चेंज आ रहा है। ये इस बात का प्रूफ है कि सर सी पे लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, या स्टॉप कह ले या कंप्लीट कह ले।
बात समझ आई कि नहीं? ये बात समझ आई कि नहीं? बोलो रे। बोल भाई। ठीक है, तो ये अपना एक ए बी सी डी कर्व का रिप्रेजेंटेशन था। अब सेम ऐसे ही मैं ऊपर वाले कर्व को रिप्रेजेंट करता हूं। बात ध्यान क्या रखनी है कि सर लो टेम्परेचर जब होगा तो हां फेवर होगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लिक्विफिकेशन डिसफेवर होगा। बहुत बढ़िया। तो लेट सपोज सर मैंने पहले T1 टेम्परेचर पे कांस्टेंट रखा था, पीवी कर्व बनाया, इस पूरे पीवी कर्व को मैं समझ गया। सिमिलरली लेट सपोज फिर से मैंने पीवी कर्व ही बनाया, बट टेम्परेचर को बढ़ा के कांस्टेंट किया, विच मींस कि सर लेट सपोज मैं अब इस वाले कर्व की एक बार बात कर लेता हूं, EFGH। जरा ढंग से सुनना, इसका मैं लिखूंगा नहीं, ये आप खुद ही लिखेंगे। नहीं हो सकता जी। आप कह रहे हो कि सर सी के बाद अगर मैं प्रेशर इतना बढ़ा दूं, तो नहीं भैया, प्रेशर के साथ टेम्परेचर का भी रोल होता है। अगर आप टेम्परेचर स्पेसिफिक नहीं रखोगे तो वो सॉलिड में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अबे प्रेशर के बेसिस पे नहीं, टेम्परेचर का भी रोल होता है। तो मैं यहां उतना ही टेम्परेचर रख रहा हूं जहां पे वो सिर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। यहां पे मैं उतना ही टेम्परेचर का भी रोल होता है। कांस्टेंट है, बट इसका वैल्यू तो डिपेंड करता है ना कि ये कितने पे कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, राइट ना। तो ये सीधा जाके सॉलिड में नहीं जा सकता। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। EFGH। अब मैंने कहा एट पॉइंट E, सर E पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, देख वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो यस यहां पे ऑल CO2 आर इन गैसियस फॉर्म। बिल्कुल हां, बिल्कुल सही बात है। बट यहां पे जो चेंज आएगा वो क्या आएगा सर? यहां पे भी गैसियस फॉर्म में था, यहां भी गैसियस फॉर्म में था, बट यहां ए वाले पे टेम्परेचर कम था। अबे देख, अबे लो टेम्परेचर था, मैंने कांस्टेंट तो किया, हाई टेम्परेचर पे कांस्टेंट किया। हां जी, विच मीन्स कि सर जो ए पे मॉलिक्यूल्स थे उनके कंपैरेटिवली जो ई वाले पे मॉलिक्यूल है उनकी हाई एनर्जी है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो सर हाई एनर्जी है, तो यहां पे मुझे ज्यादा दूर है तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। विच मीन्स आप देख भी पा रहे हो यहां पे, क्योंकि ये थोड़े थे एनर्जी वाले थे, तो थोड़ा सा प्रेशर लगाते इनमें इंटरेक्शन शुरू, लिक्विफिकेशन स्टार्ट। बट यहां पे क्योंकि T2 टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर का मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी होगा, तो मुझे यहां पे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। बोल गुड्डू, दैट मीन्स कि F पे आते आते मुझे इतना प्रेशर लगा देना पड़ेगा कि F पे आते आते मॉलिक्यूल थोड़े बहुत तो पास आ जाएंगे कि वो लिक्विफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। बट क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि लेट सपोज F पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया, G तक आते आते लिक्विफिकेशन हुआ होगा, आफ्टर G मैं जितना मर्जी प्रेशर लगा लूं वो मेरा लिक्विड ही रहेगा, उसके बाद वो लिक्विड नहीं कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम चेंज बहुत कम हो रहा है। तो यस, इट इज लिक्विफिकेशन कंप्लीट रिप्रेजेंट कर रहा है G पॉइंट। बट यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, ए वाला पॉइंट ई वाला पॉइंट दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी की सारी गैसेस है, बहुत बढ़िया। बी और एफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रहा है, सी और जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे खत्म हो रहा है। बट अगर मैं तुझे कहूं ये पूरा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कितना लिक्विफिकेशन हो रहा है, यहां से यहां इतना लिक्विड बन रहा है, यहां इत्तू सा। तो इसका कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि सर जब आप T1 पे थे, लो टेम्परेचर पे थे, तो ऑब्वियसली लो टेम्परेचर विल फेवर लिक्विफिकेशन, वेयर एज अगर मैं हाई टेम्परेचर पे जाता हूं तो लिक्विफिकेशन तो घटना ही था भैया, ये तो निश्चित था, ये तो होना ही था। अरे बोलना भाई। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही काइनेटिक एनर्जी की ऑब्वियसली डिसफेवर होगा लिक्विफिकेशन। तो ऐसे ही लेट सपोज मैं T1 से T2 पे गया तो ये घट गया,
और ऊपर जाऊंगा तो और घटेगा, और घटेगा, घटते 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 एक पॉइंट बचेगा, एक पॉइंट बचेगा। इस पॉइंट देख, T1 पे था तो कुछ ना कुछ लिक्विफिकेशन तो हो रहा था, थोड़ा सा बढ़ाया तो कुछ ना कुछ तो हो रहा था, थोड़ा और बढ़ाया तो सर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट बचेगा, और उस पॉइंट के बाद अगर आप फिर से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भैया लिक्विफिकेशन होना नामुमकिन है। उफ, उफ, विच मीन्स सर कि ये जो पॉइंट है ना ये बहुत काम का है। कैसे? क्योंकि इस पॉइंट के अगर आप नीचे आ रहे हो तो लिक्विड बनेगा, ऊपर जा रहे हो तो नो लिक्विड। विच मीन्स कि सर इस पॉइंट के नीचे आते ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है या गैस लिक्विड में बदल जा रही है, स्टेट बदल जा रहे हैं। वेयरएज ऊपर जाते ही वो गैस ही रह रही है। तो इसके नीचे आते ही जज्बात अलग, ऊपर जाते ही जज्बात अलग। तो ये पॉइंट बड़ा नाजुक है, क्योंकि इसके हिलते ही लिक्विड और गैस का पूरा मामला चेंज हो जाता है। तो ये पॉइंट इज नोन एज नाजुक पॉइंट, अंग्रेजी में क्रिटिकल पॉइंट। ले भैया, अबे ठीक है ना भाई। तो सवाल अगर तेरे से कोई पूछे कि इस पॉइंट जिसको मैंने क्रिटिकल पॉइंट बोला इसके नीचे नीचे लिक्विफिकेशन होगा, जी माता, जय माता दी, सॉरी बोलने वाला हूं। हाँ हाँ बोलो, परेशान कर दिया है भाई। अरे बोलना भाई, बोलो। सो रहे हो क्या? हाँ हाँ मास्टर जी, सो रहे हैं। अच्छा अच्छा, फोन रख के सो जाओ, ऐसे दिक्कत नहीं होती सोने में। ऐसे पकड़ के सो रहे हो, ऐसे दिक्कत होती है ना, फोन रख दो, फोन रख के सो जाओ। गुडू, ओ गुडू, ठीक है, आओ। ठीक है, सो दैट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के बारे में ही जानना है। तो क्रिटिकल पॉइंट है, तो सर इस क्रिटिकल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कौन सा है? ये वाला आप देख भी पा रहे हैं। अगर मैं इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जाता हूं तो देख, पी और वी का तूने ग्राफ बनाया, बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाया था जो आइडियल गैस के लिए होता है, और वो इस प्रकार से ही बनता है, पीवी कर्व वैसा ही बनता है। तो इस बात का प्रूफ है कि सर इस टेम्परेचर के बाद गैस कैसे बिहेव करेगी? आइडियली। क्यों? क्योंकि सर गैस अगर लिक्विफिकेशन नहीं कर रही है तो वो आइडियल गैस ही होती है। अरे बोलना भाई। तो सर इसका पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है, तो ये तुम्हारा टेम्परेचर कहलाएगा टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये प्रेशर कहलाता है पीसी, क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, ये वॉल्यूम कहलाता है वीसी, क्रिटिकल वॉल्यूम। सॉर्टेड है, सिंपल। तुम भी सोचते हो ना, यार मास्टर इतना रिलेट कैसे कर पाता हमसे, है? इसको कैसे पता हमारी सच्चाइयों का, है? इसको कैसे पता कि हम ऐसे पकड़ पकड़ के सो जाते हैं? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वाह वाह। ना 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 ना। ओ ठीक है भाई, बस इसी को लिखूंगा अब। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट में पहला केस, अगर मैं कहूं बिलो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, अगेन अबव क्रिटिकल पॉइंट, और एक है एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल तनु जी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आइए। तो इसमें मैंने लिखा बिलो क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट एंड अबव क्रिटिकल पॉइंट। तो आप सभी बच्चे मुझे बता देंगे सर क्रिटिकल पॉइंट के नीचे लिक्विफिकेशन अकर, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर नो लिक्विफिकेशन।
एट क्रिटिकल पॉइंट, इस पे क्या होगा? एट क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या होगा? ये तो बात अंडरस्टूड है कि सर नीचे लिक्विड बन जाएगा, ऊपर नहीं बनेगा। इस पे क्या होगा? सर इस पे ना अपन को कैसे पता चला? अपन तो पता ही नहीं कर पाएंगे ना भाई। इस पे तो दोनों भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसमें लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अपन को तो इतना पता है कि जस्ट इसके नीचे और इसके ऊपर, नीचे लिक्विड है ऊपर गैस है। इस पे क्या होगा? सर इस पे दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आपको आंसर ऐसे ही करना है कि बोथ लिक्विड एंड गैस विल को एग्जिस्ट। ठीक है, यह ध्यान रखना आपको। अब इसी बात को मैंने यहां पे लिख रखा है अंग्रेजी में, ठीक है, आप इसको देख लेना। सारी बातें मैंने लैंग्वेज में भी लिख रखी हैं गाइस, देख लो एक बार। आओ, क्रिटिकल पॉइंट क्या है? सो क्रिटिकल पॉइंट इज रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, दैट मीन्स कि एक कहीं ना कहीं एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे होते हैं। ठीक है, एट क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है? सर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एट उस पे क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे, एट क्रिटिकल पॉइंट है ना, देख, एट क्रिटिकल पॉइंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। द क्रिटिकल पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द गैसियस एंड द लिक्विड रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अबे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ना भाई, लिक्विड ज्यादा डेंस होते हैं, लिक्विड ज्यादा डेंस होते हैं। अबे ज्यादा डेंसिटी वाले होते हैं ना, ज्यादा वो गाढ़े होते हैं। गाढ़े, गाढ़े को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? तुम गाढ़े समझ रहे हो ना भाई? गाढ़े मतलब गूढ़े। रुको मुझे वर्ड ढूंढने दो। गाढ़े मतलब डेंस, ठीक है, तो ज्यादा डेंस होते हैं और गैसेस ज्यादा लेस डेंस होती हैं, मतलब लेस डेंस होती है, लिक्विड डेंस होते हैं, बट दोनों की डेंसिटी रिमेन सेम होती है एट क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि अपन उसको डिस्टिंग्विश नहीं करते। ठीक है, अगेन द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस डिसअपियर, मतलब अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते एट क्रिटिकल पॉइंट, एट उसको अपन डिसअपियर नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ये डिसअपियर हो जाती है, उसकी सेपरेशन वाली लेयर डिसअपियर हो जाती है। देयर इज अ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द लिक्विड एंड द गैसियस स्टेट। बोल गुड्डू आगे। नो सेकेंड फेज इज फॉर्म्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम, मतलब कि ऑब्वियसली कोई भी सेकंड फेज, मतलब कि दोनों का फेज सेम सा लगेगा। अब कई किसी ने शायद, आप फेज और फेज का मतलब समझ, फेज का मतलब होता है मिला हुआ, आपस में घुला हुआ। ठीक है, ठीक है, आपस में मिला हुआ। ठीक है, तो इसमें भी कोई फेज नहीं बनेगा। अगेन गैसेस बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर आर कॉल्ड एज वेपर। ठीक है, ऑब्वियसली वो लिक्विड से बनता है ना, तो गैसेस बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके जी, आओ आगे चलते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? ऊपर लिख लो पहले तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी। द टेम्परेचर बिलो विच लिक्विफिकेशन अकर। इसका रिप्रेजेंटेशन टीसी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 8/27 आरपी। बस आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने। अगेन क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर रिक्वायर होता है किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, उसको पीसी बोला जाता है। पीसी का फॉर्मूला क्या है? A/27B²। ठीक है, अगेन वीसी क्या है? वीसी मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है उसको कहा जाता है जी क्रिटिकल वॉल्यूम।
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, VC इज इक्वल्स टू 3B। बस ये ध्यान रखना, ये 3 फॉर्मूलेज लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है जी, अभी सवाल आने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब, अगर मैं आपसे कहूं क्रिटिकल कांस्टेंट्स, इसको बोला जाता है क्रिटिकल कांस्टेंट्स, और इसका वैल्यू होता है जी, एक होता है VC, एक होता है PC, एक होता है TC। कुछ नहीं करना, 3 एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, तीनों याद करने हैं। 3B A/27B², ये होता है 8A/27RB। ठीक है, यहां पे A और B क्या है आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, अगेन इनके बीच के रिलेशंस क्या होंगे। ठीक है, कहने का मतलब, अगर लेट सपोज मैं यहां से B का वैल्यू निकालना चाहूं तो निकाल सकते हो VC/3। ठीक है, यहां से अगर मैं A का वैल्यू निकालना चाहूं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो 27B² इंटू PC, सबस्क्रिप्ट में है ये C है ना, दैट शुड बी ए। B² का वैल्यू रखोगे, B² का वैल्यू रखे यहां पे, इसका स्क्वायरिंग करेगा, B² कितना आ जाएगा, VC² बाय दैट इज 9, यहां वैल्यू रखो, तो 27B का मतलब VC² बाय 9 इंटू PC, दैट शुड बी ए। दिस विल कैंसल आउट, ये 3 पे जाएगा तो आ जाएगा 3PC VC², दैट शुड बी ए। ठीक है, तो इनके बीच के आप रिलेशंस भी बना सकते हो, इनके बीच के आप रिलेशंस भी बना सकते हो। इसके अलावा सवाल कैसे आएगा, सवाल कैसे आएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लेट सपोज अगर किसी का Z वैल्यू है 0.5, किसी का Z वैल्यू है 0.4, तो बताओ इसमें से, अगर मैं इसको कहता हूं, इसको Z1, इसको Z2, इसको A1, इसको A2, बताओ A1 और A2 मतलब फोर्सेस, तो मुझे बताना जरा किसका A1 या A2 में से किसका वैल्यू ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। A1 और A2 में से कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर A1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर A2 है, तो मेरे पास बताओ A1 ज्यादा होगा A2 से या दूसरा A2 ज्यादा होगा A1 से, जल्दी बताओ। शाबाश, इंपॉर्टेंट बात है गाइस, सवाल आने वाला है, अभी 10-15 मिनट अपन सवाल ही करने वाले हैं। बताओ जी, शाबाश। A1 बिल्कुल सर, जिसमें अबे फिर से वही गलती यार, A1 कैसे बड़ा हो जाएगा, क्या यार, क्या यार, क्या A1 कैसे बड़ा हो जाएगा, गधों 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 गधों। अबे ओ भाई ओ, शर्म कर लो, थोड़ी शर्म वरम कर लो, उठ जाओ, आंखें खोल लो। अबे जितना ज्यादा जेड लेस होगा, मोर इज द लेस वैल्यू। हे भगवान, मोर इज द लेस वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख ले, लेस वैल्यू ऑफ जेड मीन्स more is the force of attraction, therefore a वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। पिटने वाले काम करते हैं, अरे बोलो। और ठीक है, तो ये कर लेना भाई, इसको ध्यान रखना। अबे जितना ये पढ़ के नहीं आए क्या तुम, हैं? जितना ज्यादा नीचे आएगा जेड, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा लिक्विफिकेशन होगा, उतना ही ज्यादा ए वैल्यू होगा। दैट मीन्स जितना ज्यादा ए वैल्यू उतना ज्यादा टीसी, यही मैं तुझे कहने वाला हूं। और ठीक है ना भाई, तो टीसी अगर मैं 1 कहता हूं इसका, और इसका कहता हूं TC2, तो बता किसका ज्यादा हुआ सर, TC2 वाला ज्यादा होगा TC1 से। क्यों, क्योंकि सर A2 ज्यादा है। ले
ना 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 ना। आंसर करो जी। आंसर करो रे। आंसर करो जी। इसका आंसर करो। इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो, कह रहे कंसीडर द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हाईएस्ट क्रिटिकल। अबे अबे ओ भाई, ओ हाईएस्ट, उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे, बोलो नहीं। देख, ये क्या है, z बराबर 1 मतलब आइडियल है। इसके नीचे वाले सारे लेस देन 1 है, तो सबसे ज्यादा लेस देन 1 कौन सा? अबे ये लेस देन 1 ही है। सबसे ज्यादा लेस देन 1 किसका है? लेस देन 1 सबसे ज्यादा किसका है? मोर फॉर फोर्थ वन। देयर फोर देयर फोर लेस वैल्यू ऑफ z लेस देन 1। मोर अभी ज्यादा नीचे की तरफ है ना, तो ज्यादा नेगेटिव हुआ, तो देयर फोर ए वैल्यू इसका ज्यादा होगा। देयर फोर टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर ए ज्यादा हुआ तो टीसी भी ज्यादा होगा। जय माता दी, खत्म। ले भाई, आओ अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये रहा, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। करो जी आंसर इसका। आंसर आंसर करो, आंसर। डू 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 डू। आंसर करो ना, जल्दी करो ना आंसर। देख, एन आइडियल गैस ओबेज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इफ। सर लिक्विफिकेशन कब होगा? आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन कब होगा, बताना जरा। हे भगवान, कहां है तू? तुझे आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा। इनको समझाने के लिए तुझे आना पड़ेगा। आजा। मता, इनको तेरे से भी समझ नहीं आएगा। मता, मैं देखता हूं। ओ भाई ओ, देख, यहां क्या है? आइडियल गैस। तो अबे लिक्विफाई होती क्या? अबे लिक्विफाई होगी क्या? इट कैन नॉट बी लिक्विफाई। डी, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अबे बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है गधों। आइडियल गैस लिक्विफाई होती है क्या कभी? हाँ जी, ठीक है मास्टर, ठीक है। अरे हो जाता है मास्टर यार, हमारी भी उम्र हो रही है। अच्छा अच्छा। चलो इसका आंसर करो।
इसका आंसर करो। हाँ, तो ऐसी पेपर में जज्बात हालात सब बदलते हैं। आइडियल तो देखा ही तो कबाड़ा होगा ही। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर करो। मस्त क्वेश्चन है ये भी। चलो आओ इधर आ जाओ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। अच्छा अच्छा, इनकरेक्ट पूछेगा क्या हमसे? हम तो करेक्ट कुछ बताते ही नहीं है, हम तो बताते ही इनकरेक्ट है। क्लास है क्या 2 बजे 3 बजे? तो थोड़ा सा टाइम लूंगा। नहीं मैंने नहीं बजाई। ठीक है, तो इनकरेक्ट का मतलब सर इसमें कौन सा सही नहीं है? तो मुझे पता है सर वीसी कितना होता है 3b, तो बी का वैल्यू बता। सर वीसी बाय 3 होता है, तो बी का वैल्यू क्या 3bc होगा? जय माता दी, यही गलत है और गलत वाला ही पूछ रहा है, तो दैट इज व्हाट द करेक्ट ऑप्शन। राइट बच्चों? अबे पोल में क्या करोगे? पोल में भी तो कबाड़ा ही करना है तुमने, यहीं कर लो। वैसे यहाँ पे पर्सनल है, यहाँ पे सामूहिक बेइज्जती होगी तुम्हारी। पोल में दिखाऊंगा भाई किन किन ने। यहाँ तो ये एक तो ये भी चीज है कि इसमें ये नहीं पता लगता गलत किस किसने किया है। यहाँ गलत वाला दिखाना चाहिए, यहाँ पोल में सही वाला दिखाता है कि सही किसने किया है, गलत वाला दिखाना चाहिए। इसका आंसर करो। चलो इसका आंसर करो। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 3। कह रहा है द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज द टेम्परेचर अबव विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट ओनली एज अ गैस। बिल्कुल सही बात, खत्म। ठीक है, पता बच्चों को सबसे ज्यादा डर कब लगता है? जब ऐसे मास्टर आए क्लास में, ठीक है, और कहे कि आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं सबसे एक एक करके क्वेश्चन सुनूंगा। है ना? हुआ है कभी तुम्हारे साथ? है कि वो भाई वो कहेगा कि अब तुम खड़े हो जाओ। तो पूरी क्लास में 30 बच्चे हैं, आता किसी को नहीं है, बट बेइज्जती सबको फील होती है कि भैया अब तू खड़ा हो जा। तो सब ऐसे होते भाई मेरा नंबर ना आ जाए। सबसे हॉरेस्टिक चीज यही है, सबसे हॉररफुल। चलो सर ये आपको कैसे पता यार? इतना कुछ आप कैसे जानते हो? ये सब ऑब्जर्वेशन आपको कैसे है? ये जो आप ऑब्जर्व ये जो आप ऑब्जर्व करके हमें बता रहे हो, ये आपको कैसे पता मास्टर? आपको कैसे पता? तो सास भी कभी बहू थी। चलो एक क्वेश्चन ये है, ये भी कर लो। बीपी लो फीलिंग होता है। मतलब तुम ऑफलाइन होते ना तो मैं ऐसे ही डराता तुम्हें। हाँ भाई अब तू खड़ा हो जा, प्रणाम। चलो चलो इधर आ जाओ। कह रहा वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर फॉर नॉन आइडियल। तो सर नॉन आइडियल का मतलब रियल, और वॉल्यूम करेक्शन मतलब बी वैल्यू। ठीक है, सवाल समझ आना चाहिए रे। वॉल्यूम करेक्शन का मतलब बी वैल्यू, और नॉन आइडियल का मतलब रियल गैस। ऑब्वियसली करेक्शन तो रियल गैस में ही होगा। बहुत बढ़िया। इन टर्म्स ऑफ, कह रहा बी का वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ पीसी वीसी एंड टीसी। ऑप्शन दे रखे हैं उसने। आओ तो इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले फार्मूला लिख ले। अच्छा हाँ, देख वीसी कितना है 3b, वीसी कितना है a अपॉन 27b स्क्वायर, और टीसी कितना है 8a अपॉन
27 RB। सॉर्टेड है। अब इसको रिलेट करना है, इनको रिलेट करना है। कैसे करना है प्लीज ध्यान से सुनना। तो मुझे बी का वैल्यू निकालना है, तो मैं पहले तो यहां से देख इसको रिलेट करूंगा। रिलेट करने का तरीका क्या है, इसको उठा के यहां रखना है बस, इसको किसी तरीके से आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ूंगा देख, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, बी इंटू बी। पक्की बात है। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे टीसी वाले एक्सप्रेशन में ना ए भी दिख रहा है, 27 भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। बोल, ए अपॉन 27 भी दिख रहा है, बी को उधर ले जा। बी इंटू पी सी इज इक्वल टू ए अपॉन 27 बी। अब जोड़ दे। कैसे सर, ए अपॉन 27 बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो एट अपॉन आर इंटू ए अपॉन 27 बी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं यूजिंग 1। ठीक है, तो यूजिंग 1 मैं लिख सकता हूं टी सी इज इक्वल टू 8 अपॉन आर इंटू में पी सी इंटू बी। पक्की बात है, पक्की बात है। हाँ जी। अब वैल्यू निकाल, बी का वैल्यू निकाल। बी का वैल्यू क्या आएगा, इसको उधर ले जा। सो आर टी सी और नीचे आ जाएगा 8 पी सी। बोलो जी, आर टी सी अपॉन 8 पी सी। अब तुम कहोगे सर यहां पे बी का वैल्यू तो आ रहा है, बट ऊपर सवाल में उसने कहा है क्रिटिकल प्रेशर वो भी आ रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो भी आ रहा है, क्रिटिकल वॉल्यूम की टर्म में भी तो बोला गया है। तो वॉल्यूम तो नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम जब तू लाएगा, वॉल्यूम कहां से लाएगा, बी का वैल्यू कितना है, वीसी बटे 3। तो जब तू इसमें बी का वैल्यू रख देगा तभी तो क्रिटिकल वॉल्यूम आएगा। बट एक बार तूने क्रिटिकल वॉल्यूम को लाया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहां पे वीसी अपॉन 3 आर टी सी अपॉन 8 पीसी, तो मुझे बता जरा यहां पे कि यहां पे बी तो बचा ही नहीं। अबे बी तो बचा ही नहीं मेरे भाई, बी तो निकालना है, वॉल्यूम करेक्शन निकालना है, वॉल्यूम करेक्शन, बी का वैल्यू निकालना है। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना। बी का वैल्यू चाहिए तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये सब नहीं करूंगा, मैं ये सब नहीं करूंगा, यहीं रुक जाऊंगा। दैट्स द आंसर। मेरा आंसर यही होगा, दैट इज आउट ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है। यस, चलो ये ध्यान रखना जी। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और है, उसको भी करेंगे अभी। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। उस क्वेश्चन को आप वैसे होगा यहीं पे होगा, ये ले यहीं पे है, ये है ही जैम 2022 का सवाल है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। हाँ एक क्वेश्चन है शुभम, एक क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन के लिए फालतू में आप परेशान हो गया ना नेक्स्ट लेक्चर में। इसको आप देख लो, इसको देख लो, इसको करना कैसे मैं बता देता हूं, सॉल्व कर लेना, इसको आंसर बता दूंगा इसका मैं। कह रहा फॉर अ वेंटरवॉल गैसेस द क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब टीसी दे रखा है 150 केल्विन। आज लास्ट लेक्चर है ना, थोड़ा सा ना, बस 5 मिनट। हाँ आज लास्ट है ना, बस 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट। ठीक है, अगेन पीसी कितना है, 5 इंटू 10⁶ पास्कल। पक्की बात है। वो कह रहा है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ईच गैस मॉलिक्यूल, मतलब अपन को गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है। यहां पे कोई भी करेक्शन वरेक्शन का वॉल्यूम नहीं निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना। देख फॉर एग्जांपल, मान लो सर मुझे पता है पीसी, उसने पीसी बोला है, टीसी बोला है ना, मुझे पता है। देख टीसी का एक्सप्रेशन क्या है, 8a/27 RB। बहुत बढ़िया। पीसी कितना है, a/27 B²। बोलो जी, वीसी कितना है सर 3B। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। अगेन यहां पे वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम। तो मुझे पता है बी क्या होता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो कितना होता है 4 इंटू 4/3 πr³। बोलो जी, पक्की बात है। इसका मतलब अगर मैं यहीं से इस पूरी चीज को बोलूं, ये क्या होता है, ये क्या होता है सर, ये होता है वॉल्यूम ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल। तो उसने ईच बोला ना, तो ईच का वॉल्यूम मतलब यही वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल लिख ले इसको, ईच गैस मॉलिक्यूल। तो इसमें क्वेश्चन में पहले तो बात समझना है, निकालना क्या है, ये निकालना है। तो B इज टू 4 इंटू में V। अब इसको उठा के यहां पे रख,
तो VC कितना है सर 3B, तो VC हो जाएगा जी 3, तो ये है ही, B का वैल्यू कितना है 4 इंटू V, दैट इज व्हाट 12 इंटू V। तो सवाल कई बार ऐसा आता है कि बताओ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और V का क्या रिलेशन है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल का क्या रिलेशन है। तो सर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4 गुना होता है मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के बराबर, वेयर एज क्रिटिकल वॉल्यूम का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम से क्या रिलेशन है, तो सर क्रिटिकल वॉल्यूम 12 गुना होता है एक्चुअल वॉल्यूम के। सॉर्टेड है, एक सवाल तो यहां से ही बनता है। अब हमें सवाल में करना है, टीसी दे रखा है, पीसी दे रखा है, हमें सवाल में निकालना है जी वॉल्यूम वी। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अपन को पता है सर अगर मुझे रिलेशन निकालने हो तो मुझे ये भी पता है कि सर लेट सपोज मैंने अभी निकाला भी था, बी कितना होता है, बी कितना होता है, अभी जस्ट मैंने निकाला आर टी सी अपॉन 8 PC, अभी जस्ट निकाला मैंने, अभी जस्ट निकाला। बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी को मैं क्या लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ वी वॉल्यूम, तो मुझे वी निकालना है ना, तो 4 इंटू में वी इज इक्वल्स टू आर टी सी अपॉन 8 PC, बिल्कुल लिख सकता हूं, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। यहां से वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर टी सी अपॉन 32 PC इंटू ये 32 कैसे लिख दिया मैंने, तो 4 नीचे लाया तो 8 4 था 32, तो ये तेरा एक वॉल्यूम आ जाएगा। यहां ध्यान रखना वीसी मत लिख देना, ये सिंपल वी वॉल्यूम है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ईच गैस, ईच गैस मॉलिक्यूल। सवाल सॉल्व हो जाएगा, यस और नो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। आंसर किस में देना है, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम क्यूब होगा यहां पे, ऑब्वियसली वॉल्यूम में क्यूब होता है ना, तो एंगस्ट्रॉम क्यूब में देना आंसर। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप सभी को सॉल्व करके लाना इसको, 12.94 इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बता दिया करना कैसे था। वी क्या था तुम्हारा, वॉल्यूम, जो हर एक गैस मॉलिक्यूल का था, राइट बच्चों। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी ऑफ गैसियस स्टेट। आई होप सो आपको गैसियस स्टेट पढ़ के बहुत कुछ समझ आया होगा, और एटलीस्ट आपको इतना तो समझ आ गया कि सर सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, राइट बच्चों। जो पहली क्लास थी ना डिक्शनरी, अब इंपॉर्टेंट लग रही है, सारे बताएंगे, सारे बताएंगे। पूरे गैसियस स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सारे कॉन्सेप्ट को समझने से, सारे कॉन्सेप्ट को समझने में सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी, डिक्शनरी ने, यस और नो। पहला लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, बोलो। पहले लेक्चर को मैं अंत तक यूज करते जा रहा हूं, हाँ कि ना, अरे बोलना भाई, यस ना, यस। दैट्स व्हाई द वेरी फर्स्ट लेक्चर, कोई सा भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ोगे मेरे से, पहला लेक्चर जो मैं आपको दूंगा दैट इज द स्क्रिप्ट। पूरी फिल्म, जो भी पूरा चैप्टर होगा उसकी स्क्रिप्ट होगी, ओके। डायरी वायरी कुछ नहीं है जी, पढ़ लो, जाके पढ़ लो, पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम ही रैंक लेके आओगे, तो कृपया करके पढ़ लो। तुम्हारे बैच में ही मेहनत हो रही है दबा के, इतने नए नए क्वेश्चन मैं तुम्हें ढूंढ के लाता हूं, क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूं, हर एक कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ाता हूं, फिर क्वेश्चन के बेसिस पे कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो इसका मतलब मेरी मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो पढ़ लेना, नहीं तो देख लेना, फिर पढ़ना है, ठीक है, ओके ओके गाइस, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, मस्त रहिए। अब शायद अपन कुछ समय बाद मिलने वाले हैं, शायद में भी अभी थोड़ा गैप होगा, तो अपन पढ़ेंगे, फिर बेसिक पढ़ेंगे, पहले अपन मूल कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाले, ठीक है, तो उसको देखेंगे। ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय। एंड वहीं से करना है।